जो देश और दुनिया के लिए समीचीन है। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है, लेकिन वर्तमान दौर में जो विश्व का परिदृश्य बदल रहा है, उसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने कुछ विषय रखूंगा। आज से पहले जब दुनिया बदल रही थी और पूरे यूरोप में 3 प्रकार की क्रांति हो रही थी। एक सांस्कृतिक क्रांति, जिसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और वो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाद में चलकर प्रोटेस्टेंट आंदोलन के रूप में बदल गया और क्रिश्चियन के 2 सेक्ट हो गए। एक पहला सेक्ट का नाम कैथोलिक हुआ और दूसरा सेक्ट प्रोटेस्टेंट हो गया। तो ये कल्चरल मूवमेंट था और इसके प्रणेता मार्टिन लूथर किंग। उसी प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति, यह यूरोप का राजनीतिक मूवमेंट था, राजनीतिक आंदोलन था। और इस राजनीतिक आंदोलन के कारण आज जो आप दुनिया में लोकतंत्र देखते हैं और कई देशों में लोकतंत्र का स्वरूप दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यह फ्रांस की राज्य क्रांति से हमें प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार यूरोप में एक तीसरी क्रांति भी हुई, उसको आप आर्थिक क्रांति के रूप में कह सकते हैं, और वो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण पूरे यूरोप के देश नए नए विज्ञान और नई नई तकनीक के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया, और वस्तुओं के उत्पादन के कारण बाजार रिक्त हो गया और यूरोप के लोग, यूरोप के शासनाध्यक्ष, देश के नेता, देश के राजा बाहरी दुनिया में अपना मार्केट ढूंढने लगे, और वही मार्केट आगे चल करके कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियों का निर्माण किया, और पूरी दुनिया धीरे धीरे गुलाम हो गई। ये जो गुलामी का दौर था, इस दौर को समाप्त करने के लिए, इस दौर को खत्म करने के लिए यूरोप में ही एक दूसरी विचारधारा आई, और वो विचारधारा समाजवाद के नाम से जानी गई। समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के 2 प्रणेता थे, एक का नाम था सेंट साइमन और दूसरे का नाम था रॉबर्ट ओवेन। यह विचारधारा धीरे 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 अपना आकार ग्रहण कर रहा था। इसी बीच में कार्ल मार्क्स का प्रादुर्भाव होता है, पदार्पण होता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद को लेकर के आए, और कार्ल मार्क्स जैसे ही वैज्ञानिक समाजवाद को लेकर के आए, वैसे ही यूरोप सहित पूरी दुनिया में एक नए प्रकार की क्रांति, एक नए प्रकार की सांस्कृतिक संरचना, एक नए प्रकार की व्यवस्था खड़ी होने लगी। और इस व्यवस्था में जो लीड रोल किया, वो रूस ने किया। रूस की क्रांति ने दुनिया को समाजवाद दिया, दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था दी जो समाज समानता का नारा देता था कि व्यक्ति चाहे जो भी हो, लेकिन वह व्यक्ति है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर समाजवाद का मूवमेंट शुरू हुआ। और सन 1917 में रक्तहीन, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के द्वारा रूस में व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में एक सरकार बनी, जिसे कम्युनिस्ट सरकार की संज्ञा दी गई।
कम्युनिस्ट सरकार जैसे ही रूस में आती है वैसे ही दुनिया भर में जितने भी गुलाम देश थे, कमजोर देश थे, दूसरे बड़े देश, प्रभावशाली देश, प्रभुत्ता संपन्न देश शासन करते थे, उस सभी देशों में एक नए प्रकार की स्फूर्ति पैदा हुई और उस स्फूर्ति ने उस देश को अपना आकार और अपनी दिशा देने के लिए विवश किया। इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने जहां एक ओर धीरे धीरे कॉलोनियों में बंधे हुए दूसरे के प्रतंत्र, दूसरे देशों से शासित देश आजाद होने लगे, वहीं दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश भी सामने आए जिस देश में समाजवादी सरकार का गठन हुआ। दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। एक का नेतृत्व सबसे पहले इंग्लैंड और इसके बाद अमेरिका के हाथ में चला गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे का नेतृत्व चला गया यूएसएसआर, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के हाथ में चला गया। अब दुनिया में दो धाराएं, दो ब्लॉक बन गए, एक समाजवादी ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक पूंजीवादी ब्लॉक। इसी बीच एक तीसरा मूवमेंट भी खड़ा हुआ जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है और उसके तीन नायक उभर करके सामने आए। एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का नाम था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरे का नाम था नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, और तीसरे का नाम था मार्शल टीटो जो चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष थे। ये तीनों ने मिलकर के एक नया आंदोलन शुरू किया और उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज न तो गुट निरपेक्ष प्रभावशाली है, ना ही समाजवादी ब्लॉक प्रभावशाली है, और ना ही पूंजीवादी ब्लॉक प्रभावशाली है। अब दुनिया क्षेत्रों में विभाजित हो रही है। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक जोन के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाएं विकसित हो रही है। अब दुनिया उस ओर जा रही है जिस ओर सचमुच में जानी चाहिए। एक क्लाइमेट के आधार पर, ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर, संस्कृति सभ्यता के आधार पर दुनिया आपस में विभाजित होने लगी है और आने वाला समय इसी क्लाइमेटिक जोन, सांस्कृतिक जोन के रूप में विकसित होगा। यही आर्थिक जोन भी बनेगा और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का एक राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का भी निर्माण होगा जिसके आधार पर दुनिया आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ।